हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको आवर। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास नंबर 7 के एमसीक्यू को प्रैक्टिस। क्लास नंबर 7 में हमने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ी थी आउटसोर्सिंग की, उसके टाइप्स, उसके बेनिफिट, बट उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं हो पाए थे। तो वो एमसीक्यू आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे। प्लस आपका एक टॉपिक बनता है छोटा सा स्वेट शॉपिंग का, आउटसोर्सिंग के एथिक्स में से है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट बात है पढ़ने वाली। तो वो भी हम आज ही की क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में एमसीक्यू प्लस स्वेट शॉपिंग वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट नॉन कोर एक्टिविटीज़ एंड रूटीन बिजनेस ऑपरेशंस टू एक्सटर्नल स्पेशलाइज्ड एजेंसीज इज़ नोन एज। कहते अब वो एक्टिविटी जिसमें हम बिजनेस की नॉन कोर एक्टिविटीज़ और रूटीन ऑपरेशन को किसी थर्ड पार्टी एक्सटर्नल स्पेशलाइज्ड एजेंसी से करवा लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग बोलते हैं, आउटसोर्सिंग बोलते हैं, जॉइंट वेंचर बोलते हैं, या ऑफशोरिंग बोलते हैं। देखो, ऑफशोरिंग तो हमारा टाइप है जोग्राफिकल बेस्ड ऑफ आउटसोर्सिंग का। जॉइंट वेंचर वो है जिसमें हम एक वेंचर स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स मिलके। और बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हमने इस टॉपिक में नहीं पढ़ा। तो आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जब हम बिजनेस के रूटीन ऑपरेशन, रेपिटेटिव टास्क और नॉन कोर एक्टिविटीज़ को जब हम थर्ड पार्टी से करवा लेते हैं तो उसको हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर अ कोर एक्टिविटी फॉर एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका कोर एक्टिविटी क्या होगा? क्या मैनेजिंग करना एम्प्लॉयज़ की पेरोल को, ये हमारा डे टू डे एक्टिविटीज़ और बैक ऑफिस वर्क है, तो ये नॉन कोर एक्टिविटीज़ में जाता है। कल मैंने पढ़ाया था, जिसने वो क्लास नहीं देखी तो पहले थ्योरी क्लास लगा के फिर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट है डिज़ाइनिंग एंड असेंबलिंग इंजन्स। थर्ड है हमारे पास सिक्योरिटी सर्विस एट अ फैक्ट्री गेट। देन लास्ट ऑप्शन है हमारे पास क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस। तो ये जो है सभी के सभी ए, सी और डी, ये हमारे नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मेन काम क्या होगा? अपने व्हीकल्स की डिज़ाइनिंग करना, उनके इंजन्स को असेंबल करना, ये उनका मेन काम होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मेन काम मतलब कोर एक्टिविटी इनकी ये होगी। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखो, कोर एक्टिविटी वो होती है जो कंपनी को मार्केट में यूनिक बनाती है और प्रॉफिट जनरेट करती है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए इंजन डिज़ाइन करना और उसकी असेंबली करना कोर एक्टिविटी है, जबकि पेरोल, सिक्योरिटी और क्लीनिंग और नॉन एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें आउटसोर्स किया जा सकता है, जो इतनी भी ज़रूरी नहीं है जिस पे मैनेजमेंट काम करे, तो वो थर्ड पार्टी से करवाई जा सकती हैं। तो मेन काम क्या होगा ऑटोमोबाइल कंपनी का? अपने व्हीकल्स की डिज़ाइंस करना और उनके इंजन्स को असेंबल करना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिस पे पूछा गया है आउटसोर्सिंग हाई एंड नॉलेज इंटेंसिव प्रोसेस। जब मैंने बोला था नॉलेज की बात करेंगे, हाई एंड नॉलेज की बात करेंगे, जिसमें प्रॉपर एडवांस एनालिटिकल स्किल चाहिए, डोमेन एक्सपर्टाइज चाहिए, जजमेंट चाहिए, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है ए बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ में हमारे बैक ऑफिस के काम आएंगे, रूटीन वर्क के काम आएंगे, जैसे पेरोल्स हो गया, पैकेजिंग हो गया, कॉल सेंटर सर्विसेज हो गया, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में हमारी हाई एंड नॉलेज की ज़रूरत होगी, जिसमें हमें एक्सपर्टाइज चाहिए होंगे, एनालिटिकल स्किल्स चाहिए होंगे और जजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग चाहिए होगा। तो ये जो क्वेश्चन है आउटसोर्सिंग का, ये किस में फॉल करेगा? केपीओ में फॉल करेगा। और लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग में बता देती हूँ, केपीओ का ही क्या है? सबसेट है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होती हैं, पेटेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। जो लीगल वर्क है वो लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग में आता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये टर्म इससे नहीं जुड़ी हुई आउटसोर्सिंग से, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। केपीओ में सिर्फ रूटीन या मैकेनिकल काम नहीं होता, बल्कि एडवांस एनालिसिस चाहिए होती है, रिसर्च और डीप डोमेन नॉलेज की ज़रूरत होती है, जैसे इक्विटी रिसर्च करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग एनालिसिस। ये बीपीओ से एक लेवल ऊपर का आउटसोर्सिंग होता है।
नेक्स्ट है व्हेन अ यूएस बेस्ड कंपनी आउटसोर्स कर रही है अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम एक फर्म को जो इंडिया में है, दिस ज्योग्राफिकल टाइप ऑफ आउटसोर्सिंग इज नॉन एज, इस ज्योग्राफिकल टाइप आउटसोर्सिंग को हम क्या बोलेंगे? ऑनशोर आउटसोर्सिंग। इसमें क्या होता है, जब हम एक ही सेम कंट्री में अलग अलग रीजन से आउटसोर्स कर रहे हैं उसको ऑनशोर आउटसोर्सिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है नियर शोर आउटसोर्सिंग, जब हम अपनी नेबरिंग कंट्री, फॉर एग्जांपल ये इंडिया है और हमारी नेबरिंग कंट्री नेपाल है, ठीक है, हमने इंडिया ने अपना आउटसोर्स करवाया नेपाल से, तो वो क्या होगा? नियर शोर हो जाएगा। ऑफ शोर का मतलब है जब हम एक डेवलप्ड कंट्री दूसरी डेवलपिंग कंट्री से काम करवा रही है, मतलब कि अब इनका टाइम जोन तो सेम है, नेबरिंग कंट्री है इंडिया और नेपाल का टाइम जोन सेम है, तो ये नियर शोर हो जाएगा, ठीक है। बट यूएस और इंडिया का टाइम जोन भी अलग है और ये बहुत ही दूर है एक दूसरे से, तो वो ऑफ शोर आउटसोर्सिंग होगा। तो ऑप्शन डी सी इसका करेक्ट होगा। इन हाउस हमने पढ़ा नहीं, तो मैंने तीनों के मतलब बता दिए, थ्योरी वाली क्लास में ये मैंने अच्छे से समझाया। नेक्स्ट देखो, जब कोई फर्म किसी बहुत दूर या दूसरे कॉन्टिनेंट वाली कंट्री से काम आउटसोर्स करवाती है कॉस्ट सेव करने के लिए, तो उसे ऑफशोर आउटसोर्सिंग बोला जाता है। अगर नेबरिंग कंट्री को दिया जाए तो नियर शोर होता है और सेम कंट्री में दिया जाए तो ऑन शोर होता है। नेक्स्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी स्ट्रेटेजिक बेनिफिट ऑफ आउटसोर्सिंग फॉर ग्रोइंग बिजनेस एंटरप्राइज। कहते बिजनेस जो ग्रो कर रहा है उसका प्राइमरी स्ट्रेटेजिक बेनिफिट क्या होगा अगर वो आउटसोर्स करवा रहा है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास एलिमिनेशन हो जाएगा बिजनेस रिस्क का। दूसरा है हमारे पास फोकसिंग मैनेजमेंट अटेंशन ऑन कोर कॉम्पिटेंसी। अब जो बिज़नेस ग्रो हो रहा है अगर वो अपनी कोर एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान देगा तो वो ज़्यादा ग्रो करेगा, उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी और वो एक्सपेंड ज़्यादा करेगा, क्योंकि कोर एक्टिविटीज़ वो हैं जो प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। तो अगर बिज़नेस आउटसोर्स करवा रही है, अगर वो ग्रोइंग इन नेचर है, मतलब अभी ग्रो कर रही है, तो उसका ध्यान अगर हम मैनेजमेंट का ध्यान अगर हम मेन एक्टिविटीज़ पे लगा देंगे तो वो ज़्यादा ग्रो करेगी, तो इसलिए वो फर्म्स आउटसोर्स करवाती हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट कंट्रोल ओवर थर्ड पार्टी वर्कफोर्स, ऐसा कुछ नहीं है कि आप थर्ड पार्टी की वर्कफोर्स के ऊपर पूरा कंट्रोल पाना चाहते हो इसलिए आप आउटसोर्स करवा रहे हो, नो, इसमें ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स एग्जम्पशन चाहिए आपको गवर्नमेंट से इसलिए आप आउटसोर्स करवा रहे हो, ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ये है, मैनेजमेंट को टाइम और एफर्ट नॉन कोर एक्टिविटीज़ से कम वेस्ट होता है, उनका पूरा फोकस कोर एक्टिविटीज़ पे चला जाता है, जो वो एक्टिविटीज़ जो प्रॉफिट जनरेट करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग एलपीओ इज़ कंसीडर्ड स्पेशलाइज सबसेट ऑफ विच आउटसोर्सिंग कैटेगरी। मैंने आपको बताया था ये किसका सबसेट है, केपीओ का सबसेट है। बीपीओ अब एक अलग चीज़ है जिसमें हम बैक ऑफिस के और डेली रूटीन वाले काम करवाते हैं। केपीओ आउटसोर्सिंग जिसमें हमें स्पेशल हाई एंड इंटेंसिव नॉलेज चाहिए होती है। और लीगल प्रोसेस केपीओ का ही एक सबसेट है जिसमें हम लीगल चीज़ों की काम करवाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आउटसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्स ये मैंने नहीं पढ़ाया और ये इररिलेवेंट टर्म्स हैं। नेक्स्ट है देखो एक्सप्लेनेशन, एलपीओ में लीगल डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है और लीगल रिसर्च जैसे हाईली इंटेलेक्चुअल और टेक्निकल काम होते हैं, इसलिए एलपीओ को केपीओ का ही एक स्पेशलाइज्ड पार्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर लिमिटेशन ऑफ कंसर्न एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग से जुड़ा हुआ कौन सा मेजर लिमिटेशन नहीं है? रिस्क ऑफ लूजिंग ट्रेड कॉन्फिडेंशियली एंड सेंसिटिव डेटा, तो ये तो रिस्क बना रहता है जब आप किसी थर्ड पार्टी से काम करवाते हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव डेटा है वो उनके पास जाता है और जिसके ऊपर ये रिस्क बना रहता है कि ये शायद लॉस ना हो जाए या फिर लीक ना हो जाए। नेक्स्ट है लॉस ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल ओवर क्वालिटी, आपका ये भी लॉस बना रहता है कि आपका जो ऑपरेशनल कंट्रोल है उनकी क्वालिटी सफ़र कर सकती है। जैसे अगर आप थर्ड पार्टी से काम करवा रहे हो तो आप पूरा ध्यान उनके ऊपर नहीं दे सकते, उनको अपने एंड से काम करना होता है, तो हो सकता है आपके काम करने की क्वालिटी सफ़र हो जाए।
नेक्स्ट है रिडक्शन इन ओवरऑल ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये इसका लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। डी हम पढ़ लेते हैं एक बार, एथिकल कंसर्न रिगार्डिंग लोकल जॉब लॉसेज इन होम कंट्री। जब हम आउटसोर्स करवाते हैं तो इसका एक बड़ा नुकसान ये होता है, जो होम कंट्री होती है उनकी जॉब लॉस हो जाती है, क्योंकि जो आउटसोर्स है हम किसी और से करवा रहे हैं, कि अगर वही काम अगर हम अपनी कंट्री में अपने लोगों से करवा रहे होते तो हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती, बट ऐसा हम नहीं कर रहे आउटसोर्सिंग की वजह से। तो ये एक बड़ा नुकसान है इंडिया को या फिर होम कंट्री को। नेक्स्ट देखो एक्सप्लेनेशन, ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट में कमी आना आउटसोर्सिंग का बेनिफिट है, ठीक है, ये तो एडवांटेज बन जाता है। डेटा लीकेज रिस्क, क्वालिटी कंट्रोल का लॉस होना और डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इशू आउटसोर्सिंग के मेजर लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट देखो, अचीविंग लोअर पर यूनिट कॉस्ट बाय डेलीगेटिंग हाई वॉल्यूम रूटीन टास्क टू एक्सटर्नल एजेंसीज दैट स्पेशलाइज्ड इन दोज सर्विसेज इज एन एग्जांपल। कहते आपने लोअर पर यूनिट कॉस्ट अचीव की, कैसे अचीव की, क्योंकि आपने जो रूटीन वर्क थे आपने वो काम थर्ड पार्टी से करवा लिए, ठीक है, किसी एक्सटर्नल एजेंसी से करवा लिए। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपका एग्जाम्पल है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का। मैंने आपको बताया था जब पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, तो हमारी कंपनी या फिर बिजनेस क्या एंजॉय करेंगे, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंजॉय करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। आउटसोर्सिंग वेंडर्स के एक साथ कई कंपनीज का काम लार्ज स्केल पर करते हैं, इस वजह से उनकी पर यूनिट ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, जिससे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बीपीओ एंड केपीओ। पहली स्टेटमेंट है कि बीपीओ इज़ प्रोसेस ड्राइवन, ठीक है, ये एक प्रोसेस ड्राइवन या फिर रूल ड्राइवन काम है, वेयर एज केपीओ इज़ नॉलेज ड्राइवन काम है। तो पहली स्टेटमेंट सही है कि बीपीओ प्रोसेस ड्राइवन काम है और केपीओ नॉलेज ड्राइवन, जिसमें नॉलेज चाहिए। नेक्स्ट है केपीओ रिक्वायर्स हायर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी दैन ट्रेडिशनल पीपीओ, ये भी बात सही है, केपीओ में ज़्यादा इंटेलेक्चुअल काम चाहिए, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी वाले लोग चाहिए, तो जिनको हम आउटसोर्स कर सकें। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट, विच टर्म रेफर्स टू द एथिकल कंसर्न, कैसे कहते कौन सी टर्म है जिससे एथिकल कंसर्न आता है, कि जब हम आउटसोर्स करवा रहा है कोई भी वेंडर डेवलपिंग नेशंस में, तो उसमें जो वर्कर्स हैं उनको हार्श कंडीशंस में काम करना पड़ता है, लंबे समय तक काम करना पड़ता है और उनको वेजेस कम मिलती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वेट शॉपिंग, ठीक है। मैं बता देती हूँ स्वेट शॉपिंग क्या होता है। स्वेट शॉपिंग का मतलब है जब एक डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री से आउटसोर्स करवाती है, तो उस कंट्री के जो लेबर हैं उन्हें हार्श कंडीशन में काम करना पड़ता है, ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता है और उनको वेजेस भी कम दी जाती है, ठीक है। तो इस टर्म को हम स्वेट शॉपिंग बोलते हैं, जिसमें लेबर की एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यही टर्म है जिसको अब हमने पढ़ना है कि स्वेट शॉपिंग क्या होता है। पहले एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो। डेवलपिंग नेशंस में सस्ती लेबर का फ़ायदा उठाने के लिए डेवलप्ड नेशंस उनसे काम करवाते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है, तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस है, स्वेट शॉपिंग या लेबर एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है, ठीक है। तो टेक्निकल टर्म है स्वेट शॉपिंग, आपको याद रखना है, या इसके बदले में लेबर एक्सप्लॉयटेशन आ जाए वो भी आपको याद रखना है। अब देखो स्वेट शॉपिंग एंड एथिकल इश्यूज इन आउटसोर्सिंग ये क्या होते हैं। सबसे पहले ये पढ़ेंगे हम कि स्वेट शॉपिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट और मीनिंग। स्वेट शॉपिंग रेफर्स टू एन अनएथिकल ऑपरेशन, ये एक अनएथिकल ऑपरेशन है, ठीक है, जिसपे आउटसोर्स करते हैं सर्विस प्रोवाइडर और वेंडर वर्कर्स को गंदी कंडीशंस, पुअर कंडीशंस में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और उनको सेफ्टी मेजर्स भी नहीं मिलते, उनको वेजेस भी कम देते हैं टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। प्रॉफिट को अपना बढ़ाने के लिए वो कंपनीज जो डेवलप्ड हैं और डेवलप्ड नेशन की हैं, वो डेवलपिंग नेशन से अपनी लेबर हायर करते हैं कम वेजेस पे। तो ये एक्सप्लॉयटेशन है, ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है।
स्वेट शॉपिंग एक अनएथिकल प्रैक्टिस है जिसमें आउटसोर्सिंग लेने वाली वेंडर कंपनी अपने वर्कर्स का फाइनेंशियल, फिजिकल और मेंटल एक्सप्लॉयटेशन करती है। तीनों तरह का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। फिजिकल ऐसे कि उनको काम करने की जगह है वो बहुत बेकार दी जाती है। फाइनेंशियल ऐसे कि उनको लो वेजेस दी जाती है। मेंटल एक्सप्लॉयटेशन ऐसे की जाती है कि उनको लंबे समय तक काम करना पड़ता है विदाउट एनी ब्रेक। फॉरेन कंपनीज जैसे यूएस, यूके की फर्म सस्ते काम के चक्कर में डेवलपिंग नेशंस में आउटसोर्सिंग देती है। वेंडर्स प्रॉफिट कमाने के लिए वर्कर से 12-14 घंटे काम करवाते हैं और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इग्नोर करते हैं और वेजेस भी कम देते हैं। तो इसी को हम स्वेट शॉपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है, ये टर्म ओरिजिनेट कैसे हुई। स्वेट शॉप, a factory or a workshop where manual workers are employed at very low wages for a long hours and under a poor condition। कहते हैं स्वेट शॉप एक टर्म है जिसमें से स्वेट शॉपिंग नाम की एक टर्म आई। स्वेट शॉप का मतलब क्या है, वो फैक्ट्री, वो वर्कशॉप जहाँ पे वर्कर्स से काम करवाया जाता है लो वेजेस पे और लंबे समय तक और पुअर कंडीशन में। तो यहाँ से ही टर्म निकल के आई स्वेट शॉपिंग। ड्राइवन बाय, और स्वेट शॉपिंग की क्यों जाती है, क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन प्रेशर होता है फ्रॉम क्लाइंट कंपनीज इन डेवलप्ड नेशन, कि कॉस्ट हमें कम से कम चाहिए क्योंकि जो डेवलप्ड नेशन कंपनीज हैं उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमम करना होता है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास की इंडिकेटर्स ऑफ स्वेट शॉपिंग एग्जाम कॉन्टेक्स्ट के। ठीक है, एग्ज़ाम में नीचे दिए गए पॉइंट्स में एक बेसिस से ट्रू फॉल्स वाली स्टेटमेंट पूछी जाती है या फिर ये पूछा जाता है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। सबसे पहले सब स्टैंडर्ड वेजेस, स्वेट शॉपिंग में हमें मिनिमम वेजेस से भी कम दिया जाता है। पेइंग बिलो मिनिमम वेज डिफाइंड बाय गवर्नमेंट लॉ, गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है, हमें पता है कि उस मिनिमम वेज रेट से हमें अपने एम्प्लॉयज़ को नीचे वाली वेजेस नहीं देने, पर ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं ये उनसे भी कम वेजेस देती हैं। तो ये एक की इंडिकेटर है स्वेट शॉपिंग का। नेक्स्ट है एक्सेसिव वर्क करवाया जाता है, जहाँ पे हमें पता है 6 से 8 घंटे का ही वर्किंग आवर होना चाहिए। तो ओवर टाइम के पैसे दिए बिना वो कंपनीज, वो नेशन, डेवलपिंग नेशंस के लेबर से 12-16 घंटे काम करवाते हैं। ठीक है, फोर्स और मैंडेटरी ओवर टाइम लेते हैं विदाउट प्रॉपर ओवर टाइम कंपनसेशन, विदाउट पेइंग एनी कंपनसेशन, कि उनको ओवर टाइम का पैसा भी नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाता है, बिलो मिनिमम वेज। ठीक है, नेक्स्ट है, और उनको पुअर वर्किंग इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे उनके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन ना होना, फायर एग्जिट ना प्रोवाइड करवाना, कोई सिटिंग अरेंजमेंट्स नहीं है, कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं उन्हें दिया गया। तो ये सब चीज़ें से हमें पता चलेगा ये क्या हो रहा है, स्वेट शॉपिंग हो रहा है। नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, एम्प्लॉइंग माइनर्स ड्यू टू लोअर वेज एक्सपेक्टेशन, बाल श्रम और चाइल्ड लेबर करवाते हैं ये कंपनीज़ या फिर जो ये आउटसोर्सिंग करवाती हैं डेवलप्ड नेशंस, तो वो चाइल्ड लेबर भी करती हैं। नो जॉब सिक्योरिटीज़, जैसे हमें रेगुलर जॉब्स में पीएफ मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है और अदर इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं, बट इस आउटसोर्सिंग में, जब आउटसोर्सिंग में ये चीज़ ना दे रहे हों डेवलप्ड नेशन, डेवलपिंग नेशंस के वर्कर्स को, तो हमें पता है वहाँ पे क्या हो रहा है, स्वेट शॉपिंग हो रहा है। अब ये स्वेट शॉपिंग अक्सर होता ही क्यों है, पहले तो ये क्लाइंट कंपनी जो डेवलप्ड नेशन की है वो कॉस्ट कटिंग करना चाहती है, तो वो लोकल आउटसोर्सिंग वेंडर, मतलब जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनसे काम करवाती है ताकि उनकी जो ऑपरेशनल और लेबर कॉस्ट है वो कम पड़े। मैंने आपको बताया था जो है ऑफशोर आउटसोर्सिंग, वो इसी की वजह से किया जाता है क्योंकि उनको लेबर कॉस्ट कम करनी होती है और वर्कर्स को फेस करना पड़ता है लो वेजेस और लॉन्ग आवर्स और पुअर वर्किंग कंडीशंस। तो ये है हमारा स्वेट शॉपिंग एक्सप्लॉयटेशन। इसमें आपको क्या पढ़ना है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन प्रेशर बना रहता है डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर, तो वो डेवलपिंग पे प्रेशर डालती है कि कम वेज रेट पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम चाहिए। डेवलपिंग नेशंस के पास जो लेबर लॉज हैं वो बहुत ही वीक है, पुअर के अंदर उनको इन्फोर्स किया जाता है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट है डेवलपिंग नेशंस में, जैसे इंडिया में अगर मैं बोलूँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो लोगों को मजबूरन उन कंपनीज़ के लिए काम करना पड़ता है जो लो वेजेस दे रही हैं। नेक्स्ट है अदर मेजर एथिकल कंसर्न इन आउटसोर्सिंग। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये भी पढ़ना है। पहले हमने सिर्फ स्वेट शॉपिंग पढ़ा, अब 3-4 और हैं जिसको आपको पढ़ना है। पहला एथिकल इशू है हमारा जॉब डिस्प्लेसमेंट। जब
काम हमें डेवलप्ड नेशन में मिलेगा, तो जो डेवलपिंग नेशन, जो होम कंट्री है, जो डोमेस्टिक कंट्री है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ेगी। जैसे यूएस और यूके की लोकल पॉपुलेशंस जॉब ख़त्म होना क्योंकि काम इंडिया या फिलीपींस कर रहा है, ये यूएस और यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इंडिया की कोई कंपनी है, वो बाहर बेस्ड कोई कंपनी से आउटसोर्स करवा रही है, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जिसके पास काम नहीं है, वो तो अनएम्प्लॉयड ही रह गई। तो इसकी वजह से, आउटसोर्सिंग की वजह से एक एथिकल इशू ये भी आता है कि उनको डोमेस्टिक कंट्री के लोगों को अनएम्प्लॉयड ही रहना पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये वर्ड याद रखना है, कीवर्ड एग्ज़ाम के लिए। ऑफशोर बैकलैश, इनको फेस करना पड़ता है। जब हमने ऑफशोर आउटसोर्सिंग पढ़ा तो उसमें यही पढ़ा था, डेवलप्ड नेशन डेवलपिंग नेशन से काम करवाते हैं, और जो डेवलप्ड नेशन की अपनी पॉपुलेशन है अनएम्प्लॉयड रह जाती है। ठीक है, डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है डेटा प्राइवेसी वायलेशंस भी हो जाती हैं, क्योंकि आपको अपनी कंपनी का डेटा, अपनी कंपनी की प्राइवेसी, अपनी कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डेटा को शेयर करना पड़ता है थर्ड पार्टी को, जिसकी वजह से ये रिस्क बना रहता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, हेल्थ रिकॉर्ड्स लीक होने का रिस्क बना रहता है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपने टर्म याद रखनी है, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आपके रिस्क बना रहता है कि आपका कोई भी पर्सनल डेटा है जो कस्टमर्स का या फिर आपके एम्प्लॉयज़ का, वो लीक ना हो जाए। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती रहती है, जैसे पॉल्यूशन और ई वेस्ट है दूसरी कंट्री में डंप करना। जब एक डेवलप्ड कंट्री अपना काम डेवलपिंग कंट्री से करवा रही है, तो जो डेवलपिंग कंट्री है वो इनकी वजह से ई वेस्ट करेगी और पॉल्यूशन क्रिएट होगा, तो इनकी खुद की डोमेस्टिक कंट्री में क्या होगा, इन्वायरमेंटल डंपिंग होगी। तो ये एक मेजर एथिकल इशू है। तो आपको एथिकल इश्यूज़ याद रखने हैं कौन कौन से हैं, और उसी के साथ साथ आपको स्वेट शॉपिंग की टर्म याद रखनी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्वेट शॉपिंग क्या होता है। तो ये थी आज की आपकी क्लास, जिसमें हमने 10 MCQ प्लस हमने एथिकल इशू भी पढ़ लिया है आउटसोर्सिंग का। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी हो। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन को स्वाइप करके हाइप भी दे सकते हो वीडियोस को, प्लस अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस कोर्सेज और क्लासेस, आप मेरे को टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।